दोस्तों आज हमारे लेक्चर में टॉपिक है महान्यायवादी और महाधिवक्ता। महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है और महाधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहा जाता है। देखिए ये दोनों के दोनों ही जो है क्या कहना चाहिए, कानूनी बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, कानून के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं ये। ठीक है, जैसे कि ये जो महान्यायवादी, देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार। पता है ना, खूब सारे राज्य हैं, राज्यों के जितने भी राज्य हैं उन सबके राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है। आपको मालूम होगा कि जब भी इनके खिलाफ केस दर्ज होता है ना, तो ये खुद तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे काम है भैया, यहाँ वहाँ। जैसे मान लीजिए आप और मैं, अगर आप और हमारे खिलाफ जो कि आम नागरिक है, कोई केस दर्ज होता है, कोई प्रकरण दर्ज होता है, कोई गुनाह हो जाता है हमसे, या कोई हम पर आरोप लगाना चाहता है, तो वो आरोप कहाँ लगाएगा? ऐसे ऐसे थोड़ी ना मुंह पे लगा देगा, उसे न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। भाई वो जाके बताएगा कि हमने ये किया है, हमने उसके साथ गलत किया है। तो अब आप क्या करते हैं? देखिए अब आप तो जानकार हैं नहीं कानून के, नहीं मैं ही इतना जानकार हूँ कानून के कि भैया वहाँ पे जाकर के कैसे लड़ना है, वहाँ पर जाके कैसे इस चीज़ को करना है। तो हम क्या करते हैं, एक वकील को नियुक्त कर लेते हैं, है ना। हाँ, अगर वो बात अलग है कि आप खुद भी जानकार हैं कानून के तो आप खुद भी लड़ सकते हैं, लेकिन मान लो आप नहीं है तो आप क्या करते हैं, एक वकील चुनते हैं। ठीक है, और वो वकील आपके बिहाफ में आपको रिप्रेजेंट करते हुए आपके प्रकरण में जो है न्यायालय में लड़ रहा होता है। आप समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात, है ना, इस तरह से। तो सेम तरीके से दोस्तों ये तो राज्य सरकारें हैं, है ना। राज्य सरकारों के पास इतने सारे काम होते हैं कि, और केंद्र सरकार के पास भी अपने अपने इतने सारे काम होते हैं। विकास का काम, किसान के लिए कुछ करना है, नल नदी पानी, साफ सफाई, दुनियादारी, समझ पा रहे हैं, साइंस के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, नौकरी, सब कुछ इन्हें देखना पड़ता दोस्तों, व्यापार वगैरह सब। तो इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये चले जाए न्यायालय और किसी एक बंदे ने बोल दिया भैया ये क्या कहते हैं, मेरे अधिकारों का हनन हुआ है ना। केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी ने भी ऐसा कोई कानून पारित कर दिया है जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो आपको मालूम है कि जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम तुरंत कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 13 ये हमें अधिकार देता है, ये आपने सुना हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए ये बिल्कुल हो सकता है, आप बिल्कुल भारत सरकार के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं और बाकायदा उसकी सुनवाई होती है। अब आप बोलेंगे सर ये भारत सरकार के खिलाफ कैसे केस दर्ज हुए? क्या बिल्कुल हुए दोस्तों। आपने देखा होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, आपने देखा केशवानंद भारती एक मंदिर, एक मठ का पुजारी है ना, और उसने केस कर दिया केरल राज्य के ऊपर। केरल राज्य के ऊपर केस करने का मतलब होता है कि राज्य सरकार के ऊपर केस कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है, जो केरल के जो मुख्यमंत्री है वो पहुंच जाएंगे कटघरे में कि भैया हाँ भाई बोलो केशवानंद जी क्या दिक्कत है आपको? नहीं दोस्तों, उनके पास बहुत सारे काम है, वो पूरे राज्य के मालिक हैं, उनको देखना पड़ेगा राज्य को। उनमें बहुत सारे लोग हैं, वो एक की तरफ फोकस नहीं हो सकते, उनको सबको देखना होता है। तो ऐसे मामलों में क्या किया जाता है कि जिस तरह से हम आम नागरिक अपने वकील रखते हैं, उसी तरीके से ये सरकारें भी अपने अपने वकीलों को नियुक्त करती हैं। तो अगर वो केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार जिसे अपना वकील नियुक्त करती है उसे महान्यायवादी कहा जाता है, और अगर वो राज्य सरकार है तो वो जिसे अपना वकील नियुक्त करती है उसे महाधिवक्ता कहा जाता है। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, है ना। यानी कि अब देखिए पूरे भारत का एक ही महान्यायवादी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, और अलग अलग राज्यों के जितने राज्य होंगे उतने उनके वकील होंगे, यानी कि उनके महाधिवक्ता हो सकते हैं। ये बात समझ में आती है दोस्तों आपके, है ना। तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अच्छा, अब कुछ आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूँ। महान्यायवादी आपको दो आर्टिकल में मिलेगा, एक 76 में मिल जाएगा और एक 88 में मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दो आर्टिकलों में इनका वर्णन मिलता है। महाधिवक्ता के लिए आपको जो दो आर्टिकल याद होने चाहिए वो है एक 165 और एक है दोस्तों 177। ठीक है, यहीं पर इसे रट लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, महान्यायवादी के लिए दो आर्टिकल दोस्तों 76, 88, और महाधिवक्ता जो कि राज्य सरकारों का वकील होता है उसका वर्णन दो आर्टिकल में मिलता है, 165 और 167। एक और होता है दोस्तों सॉलिसिटर जनरल, है ना। सॉलिसिटर जनरल आपने सुना होगा, और एक और होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये सारे वकील और अधिकारी हैं। तो ये कहाँ पे कैसे, इनके में डिफरेंस क्या है? तो देखिए दो अंतर तो आपको मिल गया कि एक केंद्र का वकील होगा, केंद्र सरकार का वकील होगा, और एक होगा राज्य का वकील, है ना, मतलब राज्य सरकार का वकील जो इनको जाकर के रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दिला दूं आपका, ये जो केंद्र सरकार का मैंने कहा, यानी जिसे भारत सरकार कहते हैं, है ना, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। जैसे कि इनके खिलाफ भी केस दर्ज होते हैं, उनके खिलाफ केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है, हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। ये मैंने इसलिए बता दिया कहीं आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि क्योंकि वो भारत सरकार है तो उसके लिए जो प्रकरण है जो दर्ज हो सकता है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। इनके लिए आपको कोई भी जो आवाज़ उठानी है आप कहीं किसी भी न्यायालय में उठा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी उठा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उठा सकते हैं। बस याद रखिएगा कि जिसमें भी आप ये प्रकरण दर्ज करेंगे तो आपके सामने जो वकालत करेगा इनकी वो महान्यायवादी होगा।
ये बात ध्यान रखिएगा। और यही चीज़ अगर आप राज्य सरकार के लिए करते हैं तो राज्य सरकार के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उनके खिलाफ। अगर उन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया जिससे आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 13 के तहत पहुंच सकते हैं न्यायालय। आर्टिकल 13 ही ये जो है न्यायालय को ये पावर देता है कि आपके अधिकारों की वो सेवा करे और संविधान की रक्षा करे, क्योंकि संविधान का बेसिक ढांचा खत्म नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये उनका दायित्व है और इसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल बनाया है जिसके तहत आप जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के हनन होने पे। तो चाहे केंद्र सरकार करे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जा सकते हो, चाहे राज्य सरकार करे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जा सकते हो। फर्क कितना होगा, अगर केंद्र सरकार के खिलाफ जाओगे तो महान्यायवादी आपको सामने वकालत करता हुआ मिलेगा जो आपसे लड़ रहा होगा या आपके वकील से लड़ रहा होगा। और अगर आप राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हो तो जो सामने वकालत इनकी कर रहा होगा, यानी जो राज्य सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो राज्य सरकार की तरफ से आएगा, वो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल होगा। ये बात क्लियर होगी दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके डिटेल में फटाफट से। देखिए हालांकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि देखिए 3 चीज़ें तो आप याद रखिए, मैंने बहुत बार किसी एक वीडियो में बताया भी, लेकिन फिर से बताता हूँ। एक कैग है जो कि हमारा अभी जस्ट पिछला वीडियो था, 19वां लेक्चर जिसे मैं कहूँगा, पॉलिटी का 19th लेक्चर जो है 19th, उसमें कैग बताया। एक राज्यपाल है, गवर्नर, और एक आप जो पढ़ रहे हो अटॉर्नी जनरल, है ना। देखिए दोस्तों इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये बात क्लियर होगी, है ना। तीनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। मैं एक अंतर बताना चाहता हूँ आपको, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तीनों को नियुक्ति किसने कर दी? राष्ट्रपति ने। अब आती शपथ की बारी, तो कैग को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, अटॉर्नी जनरल को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, लेकिन गवर्नर के लिए कोई शपथ का प्रावधान नहीं है, वो शपथ नहीं खाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ नियुक्त हो जाते हैं चुपचाप से, ठीक है दोस्तों। तो नियुक्ति राष्ट्रपति की तीनों ने की, लेकिन जब बारी आई शपथ दिलाने की तो सिर्फ 2 ने खाई, एक कैग ने और एक अटॉर्नी जनरल ने, गवर्नर ने शपथ नहीं खाई। अब बारी आती है कि भैया इनका त्याग पत्र कौन देगा, इनको हटाया कैसे जाता है। तो देखिए दोस्तों, गवर्नर और ये जो अटॉर्नी जनरल है जिनका अभी ये लेक्चर चल ही रहा है, ठीक है, तो आपने नियुक्ति भी देख ली, आपने इनको शपथ भी खिलाते देख लिया, लेकिन जब अटॉर्नी जनरल को हटाना होगा तो दोस्तों ये इनका कार्यकाल कितना होता है? आप सोचते होंगे क्या राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? क्या राज्यपाल 5 वर्ष के लिए होता है? क्या अटॉर्नी जनरल 5 वर्ष के लिए होता है या 6 वर्ष के लिए होता है? क्या इनका कार्यकाल कुछ है? तो दोस्तों याद रखिए, ना राज्यपाल का कोई कार्यकाल दिया हुआ है कि 5 साल या कुछ ऐसा होगा, और ना ही अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का भी कोई कार्यकाल नहीं दिया हुआ है। तो फिर इनका कार्यकाल है क्या? इनके में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, दोनों के दोनों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे। अब इस राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ही गवर्नर अपने पद पर रहेगा और तब तक ही अटॉर्नी जनरल अपने पद पर रहेगा। अब आप सोचेंगे कि सर ये राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं? नहीं दोस्तों, जब आप आर्टिकल 74 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का हेड यानी कि मुखिया एक प्रधानमंत्री होगा, और मंत्री परिषद की सलाह मानना, और मतलब जो राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति कहीं पर भी आप पढ़ो कि राष्ट्रपति ने इसको नियुक्त किया है, राष्ट्रपति इसको हटा रहे हैं, तो याद रखिए दोस्तों वो राष्ट्रपति नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 74 ने उनको बांध के रखा हुआ है कि वो जो भी करेंगे वो किसकी सलाह पर करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपसे मैंने ये तीनों नाम लिखे, कैग, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल, तो कैग की नियुक्ति का भी मैंने कहा राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं, मतलब किसने सलाह दी होगी? मंत्रिपरिषद। हेड कौन होता है? पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जिसे चाहेंगे वही कैग बनेगा, वो जिसे चाहेंगे वही गवर्नर बनेगा, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद है, क्योंकि वो पीएम है, क्योंकि वो हेड है, क्योंकि वो सलाह देंगे आर्टिकल 74 के तहत। ये बात क्लियर हो गई आपके? और वही जिसे चाहेंगे वही महान्यायवादी बनेगा। बात समझ में आई दोस्तों? ये देखिए, ठीक है। तो हाँ, मैंने कहा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत गवर्नर भी रहेंगे, अटॉर्नी जनरल भी रहेंगे, तो मतलब वो तब तक काम करेंगे जब तक प्रधानमंत्री को ये लगेगा कि हाँ भैया ये गवर्नर भी ठीक है इस स्टेट में और ये अटॉर्नी जनरल भी बढ़िया काम कर रहे हैं, यानी हमारी वकालत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन जैसे उन्हें लगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, नहीं यार ये गवर्नर भी स्टेट में ठीक नहीं है, हमको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो वो इन दोनों को हटवा देंगे। बस कैसे हटाएंगे? राष्ट्रपति को सलाह दे देंगे भैया इनको हटा दो, है ना, अब मैं नया लेकर के आ रहा हूँ। तो राष्ट्रपति जो है इनको अपने प्रसाद पर्यंत है, हटा दिया, खत्म काम। लेकिन कैग का क्या है दोस्तों, है ना? कैग को शपथ तो राष्ट्रपति दिला रहे हैं, कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहे हैं, क्या ये प्रसाद पर्यंत है? नहीं, कैग प्रसाद पर्यंत नहीं दोस्तों। जब आप इसका आर्टिकल पढ़ेंगे, है ना, जब आपको मिलेगा 148 से शुरू होता है 151 तक जाता है, तो आप देखेंगे कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि कैग की जो सीमा है कार्य करने की 6 वर्ष तक कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर इस 6 वर्ष में उसके 65 साल की आयु पूरी हो जाती है तो फिर उसे रिटायर होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि या तो 6 वर्ष तक रहेगा, 65 वर्ष की आयु, यानी जो इनमें से जो भी पूरा हो जाए,
क्लियर हो गया दोस्तों, है ना। और कैग जब रिटायर होता है तो वो फिर किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको इतना 3 ये डिफरेंस समझ में आया होगा, है ना। अब वापस आते हैं अटॉर्नी जनरल में। तो दोस्तों क्या क्या बताया मैंने अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं सलाह पर मंत्रिपरिषद की, इसको शपथ राष्ट्रपति दिला रहे हैं। किस बात की शपथ खाता है दोस्तों, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ खा रहा है ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ खाते हैं, यही शपथ सेम खाते हैं कैग, और यही निष्ठा की शपथ खाते हैं उपराष्ट्रपति, है ना। लेकिन संविधान के प्रति रक्षा की जो शपथ खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है दोस्तों, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अटॉर्नी जनरल को हटाने का क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक उनको लगेगा तब तक वो पद पे रहेंगे, और उनको लगने का मतलब है कि प्रधानमंत्री को लगने से है। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, ठीक है। तो इतना तो आपने देख लिया। तो अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 76। इतना मैंने आपको जो समझाया है, इसमें क्या लिखा है। आर्टिकल 76 ही दोस्तों पहले तो उनकी नियुक्ति की बात करता है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ने नियुक्त कर देंगे। एक बात तो ये क्लियर होगी, अब आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया। सर इसकी योग्यता क्या होती है महान्यायवादी की। सर आपने कहा ये देखिए महान्यायवादी जो है दोस्तों, ये फर्स्ट, है ना, क्या कहना चाहिए, हाईएस्ट कानून अधिकारी है ये, सब सर्वोच्च कानून अधिकारी जिसे कहा जाएगा वो ये होता है। तो केंद्र का सर्वोच्च कानून अधिकारी जो है वो महान्यायवादी है, लेकिन राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होगा दोस्तों, महाधिवक्ता। ये तो आप समझ चुके हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि पूरे भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है ना, कहना चाहिए हाईएस्ट लीगल ऑफिसर या फर्स्ट लीगल ऑफिसर कौन हो सकता है ना, मतलब सबसे उच्च, तो वो कौन होता है, महान्यायवादी। और राज्यों का सबसे ऊंचा कौन होता है, तो वो होता है महाधिवक्ता, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको आपको थोड़ा सा बता दिया। अच्छा अब बात करते हैं सर योग्यता के बारे में क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसकी खुद की अलग से कोई योग्यता नहीं लिखी है, बस एक लाइन लिखी है, वो सुनिए और उसमें मैं आपको समझाऊंगा। देखिए महान्यायवादी के लिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, देखिए मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, इसे हाई कोर्ट मत मानिएगा, है ना, हाई कोर्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जो वर्ड लिखा है वो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, है ना। एससी जहाँ जहाँ लिखूँ समझ जाओ वो सुप्रीम कोर्ट है अभी, है ना, शेड्यूल कास्ट मत समझ लेना आप। तो जो यानी कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश मतलब होता है जज। देखिए जब भी मैं अधिवक्ता लिखूँ, है ना, अधिवक्ता लिखूँ, तो अधिवक्ता को 3 शब्द कहा जाता है। अधिवक्ता को आप वकील कहते हैं, और अधिवक्ता को इंग्लिश में वकील, को इंग्लिश में अधिवक्ता, वकील इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवोकेट। क्लियर है। और जब मैं न्यायाधीश लिखूँ तो समझ जाइए वो जज होगा। तो आप थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी अपनी मेंटेन करके चलेंगे कि अधिवक्ता वकील एक एडवोकेट होता है ना, वो एक एडवोकेट है, न्यायाधीश एक जज है। तो मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजेस होते हैं आपको मालूम है, और एक चीफ जस्टिस होता है इन सभी का, है ना, उन्हीं में से एक को चुना जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जितने भी हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यानी जज बनने की बात हो रही है, सीजेआई बनने की बात नहीं हो रही है। कई बार ऑप्शन ये आ जाता है कि क्या उसमें काबिलियत होनी चाहिए, सीजेआई होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जज, है ना। बहुत सारे जज होते हैं आपको मालूम ही है वहाँ पे, है ना, सिर्फ जज होने की इसमें काबिलियत होनी चाहिए, लेकिन जज होना नहीं चाहिए। नोट, ध्यान रखो इस बात को। क्लियर है दोस्तों, उसमें इतनी काबिलियत हो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन ये नहीं कि वो उसमें होना ही चाहिए, है ना, होना नहीं चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिए। हाँ, उसमें योग्यता होनी चाहिए बनने की। अब आप सोचेंगे सर अगर ऐसा है तो फिर हमें ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है, क्योंकि जब हमें इसकी योग्यता समझ में आ जाएगी तभी तो हम जान पाएंगे कि एक महान्यायवादी बनने के लिए क्या करना पड़ता है ना। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक अलग टॉपिक है, हालांकि मैं इसको अलग कवर करूंगा, लेकिन फिर भी योग्यता की बात आई तो योग्यता यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है दोस्तों, वो आर्टिकल 124 में है, यू नो दिस, ठीक है। तो आर्टिकल 124 में क्या लिखा हुआ है, पहली बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, ये सभी आपके सबके सब जानते हैं आप कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी पॉइंट दोस्तों, यहाँ देखिए एक 5 वर्ष का कॉलम है और एक 10 वर्ष वाला कॉलम है, इन दोनों को बहुत अच्छे समझिएगा दोस्तों। 5 वर्ष क्या चीज़ होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हाई कोर्ट में है तो कई बार कंफ्यूज कर देते हैं वो ऑप्शंस में हमें, ठीक है। तो जब 5 वर्ष का लिखा हुआ है इसका मतलब वो हाई कोर्ट का एक तो न्यायाधीश रहा हो, 5 वर्षों तक रहा हो, मतलब 5 साल से वो जज रहा हो भैया हाई कोर्ट में। ये बात क्लियर होगी दोस्तों। और मान लो अगर वो हाई कोर्ट में जज नहीं रहा है 5 साल तक, तो दूसरी काबिलियत क्या है, तो फिर उसके पास 10 वर्षों से वो हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो, यानी वकील हो, यानी कि अधिवक्ता हो, समझ गए। तो ऐसे व्यक्ति को भी हम उठा करके सुप्रीम कोर्ट में जज बना सकते हैं। 2 तरीके सुन लिए, एक तो 5 वर्ष तक
हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो, तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बना दूंगा। और अगर ये नहीं तो फिर 10 वर्षों तक उसने उसी हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में वकालत की हो तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के पात्र है। और मान लो ये दोनों भी नहीं हुए तो सबसे खतरनाक बात देखो दोस्तों, और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, आर्टिकल 124 कहता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है जिसने ना ही 5 वर्ष तक वकालत की हो, मतलब ना ही 5 वर्ष तक वो जज रहा हो और ना ही 10 वर्षों तक उसने वकालत की हो हाई कोर्टों में। आप ऐसे भी किसी व्यक्ति को बना सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कानून का जानकार हो। अब ये कौन बनाएगा दोस्तों? बनी बात है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करते हैं? आर्टिकल 74 के तहत वो कार्य करते हैं अपने मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री के उस पर काम करते हैं ना, कि प्रधानमंत्री ने उनको सलाह दी और वो करने लगे उस कार्य को। एक बार समझ में आ रही दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, है ना? बहुत बढ़िया। अब देखिए, जब हम इतनी बात तो समझ पाए दोस्तों, है ना? तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि 5 वर्ष हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो 10 सालों तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। और अगर दोनों नहीं है तो राष्ट्रपति को अगर ये लग जाए कि वो व्यक्ति कानून का बहुत बड़ा जानकार है तो भी उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और समझ गए ना? तो अब अगर आपको ये पता हो कि महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता यही सारी है। समझ पा रहे हैं आप सभी, है ना? तो ये देखिए ज़रा, इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं, है ना? जब भाई किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति सिर्फ ये सोच करके सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं कि वो कानून का जानकार है, और अगर यही उसकी योग्यता है बनने की, तो फिर महान्यायवादी की भी तो यही योग्यता हो सकती है कि राष्ट्रपति को लगे कि भैया वो कानून का जानकार है। और राष्ट्रपति को लगने का मतलब है आर्टिकल 74 के तहत प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को लगना, क्योंकि उन्हीं की सलाह पर वो काम करेंगे। होप्स हो कि आप समझ पाए होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। अब देखिए, शपथ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया उनको, है ना? संविधान के प्रति निष्ठा की खाते हैं। कार्यकाल आपको मालूम है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो कार्य करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हटाने की प्रक्रिया उनके पास कुछ नहीं है ऐसे, क्योंकि वो सिर्फ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करेंगे। उनके कार्यकाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत तक ही कार्य करेंगे, जब तक मन चाहे तब तक करेंगे, है ना? कैग की बात अलग है, CAG कॉम्प्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, वो 6 वर्ष या 65 साल, है ना, जो भी पहले आ जाए वो वहाँ तक काम करता है। क्लियर है दोस्तों? अच्छा देखिए, अब आपको लगता है कि सर इनका कार्य क्या है। देखिए, आप इतना समझ चुके कि विधि परामर्श करते हैं, है ना? और विभिन्न न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब बहुत ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर ये पूरे भारत का एक ही महान्यायवादी होता है ना? अगर एक ही महान्यायवादी होता है तो सोचिए जरा, अब भारत सरकार के लिए जो केस दर्ज हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, और जितने हाई कोर्ट हैं अलग अलग राज्यों के उसमें भी हैं। और आपको मालूम है 24 हाई कोर्ट है और 1 सुप्रीम कोर्ट है। और एक अगर महान्यायवादी है, मतलब भारत सरकार का PM मोदी जी का एक ही वकील है ना? एक ही वकील है जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है तरह तरह के न्यायालयों में। तो वो कैसे कर सकता है इतना काम? वो एक सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के उतने मामले सुनेगा, और अलग अलग राज्यों में जो लोगों ने भारत सरकार के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं तो उनके हाई कोर्ट में भी। तो आपको लगता है कि एक बंदा इतना काम कर पाता होगा? नहीं कर पाता है। इसीलिए दोस्तों इसकी सहायता के लिए बनाया गया सॉलिसिटर जनरल जैसा पद। समझ पाए दोस्तों? और एक और पद बनाया गया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जैसा पद। देखिए, तो चाहे सॉलिसिटर जनरल हो चाहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो, याद रखिएगा ये वो लोग होते हैं जो कि महान्यायवादी की सहायता करते हैं। और इनकी योग्यता के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो इनकी योग्यता भी बिल्कुल महान्यायवादी की योग्यता इतनी होनी चाहिए। और महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के न्यायाधीश बनने की। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है? आपने देख लिया है कि 5 साल या तो हाई कोर्ट में जज हो, 10 साल या तो फिर वो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, और नहीं तो राष्ट्रपति के लिए जानकार, राष्ट्रपति के हिसाब से वो जानकार होना चाहिए विधिक का, कानून का अच्छा खासा, तब वो बन सकता है। समझ पाए दोस्तों? तो ऐसा ही पूरा लिंक्ड है ना? तो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल, क्या अब आपको तीनों समझ में आ गए हैं अपने कानून से जुड़े हुए अधिकारी? सबसे पहला आता है महान्यायवादी, जो कि पूरे भारत का एक होता है, वकील होता है। फिर उसके नीचे होते हैं, उसकी सहायता करने वाले कौन होते हैं? ये सारे के सारे सॉलिसिटर जनरल, या फिर सॉलिसिटर जनरल की मदद करने के लिए होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। समझ पा रहे हैं? ऐसी पूरी एक टीम जाती है इनकी, है ना? तो अब अगर इतनी टीम है तो अब आपको मालूम है 24 हाई कोर्ट ये देख पाएंगे और 1 सुप्रीम कोर्ट ये देख पाएंगे भाई, जहाँ जहाँ मामले दर्ज है। तो इतनी बड़ी टीम होती है, बस कहने के लिए अपन बोल देते हैं कि एक महान्यायवादी है। और जो राज्यों का सबसे बड़ा वकील होता है, उनकी राज्य सरकारों का जो उनको रिप्रेजेंट करेगा न्यायालयों में, वो कौन होता है? महाधिवक्ता। क्लियर हो गया दोस्तों? तो कभी भी जब आप अखबार पढ़ें तो उसमें देखिएगा कि अटॉर्नी जनरल लिखा है, कि एडवोकेट जनरल लिखा है, या फिर सॉलिसिटर जनरल लिखा है। क्लियर है दोस्तों? होप्स हो कि आप ये बातें समझ पा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल सबसे बड़ा,
है ना, उसकी मदद करने के लिए सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल की मदद करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और पूरे राज्यों के राज्य सरकार के लिए उनके अलग अलग सरकारों के लिए, राज्य के अलग अलग सरकारों के लिए कौन होता है भैया उनका वकील, उसे कहते हैं एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। क्लियर हो गया दोस्तों, बढ़िया। अब देखिए, है ना, तो ये आप समझ गए। मैंने कहा था कि महान्यायवादी से जुड़े हुए 2 आर्टिकल, एक 76 है जिसको आपने देख लिया है ना, उसमें ये सब आ गया आपके, है ना, कि वो कार्य करते हैं, शपथ, दुनियादारी, नियुक्ति। आर्टिकल 88 क्या कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मेरे ख्याल से सवाल यहाँ से बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। सुनिएगा क्या है। अब महान्यायवादी को अब अपन संसद से जोड़ रहे हैं। जब संसद की मैं बात करता हूँ तो संसद समझ जाइए कि मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा और राज्यसभा। क्या आपको पता है कि ये जो महान्यायवादी होता है लोकसभा की बैठक में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, राज्यसभा की भी बैठक में भाग ले सकता है, और सिर्फ भाग ही नहीं ले सकता, ये इन दोनों को संबोधित भी कर सकता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, वो जैसे लोकसभा में भी समितियां होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट समिति, मालूम है ना आपको, बहुत सारी समितियां होती हैं, और इस तरह से राज्यसभा में भी कुछ समितियां होती हैं। तो ये जो संसद की जो समितियां होती हैं इनका सदस्य भी बन सकता है, लेकिन दोस्तों उसको मत देने का यानी कि वोट करने का अधिकार नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, इनमें से क्या चीज है जो महान्यायवादी के लिए सही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पूछ लिया जाए कि भाई क्या वो संसद की बैठक में भाग नहीं ले सकता? पहला, ले सकता है भैया, ठीक है। क्या वो संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है भैया। क्या वो मत दे सकता है? मत बिल्कुल नहीं दे सकता है। देखिए जरा ध्यान से, वो एक ऐसा व्यक्ति है महान्यायवादी जो संसद का सदस्य नहीं है ना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किसका सदस्य मैंने कहा है, संसद के अंदर आने वाली समिति का सदस्य है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं है। संसद के सदस्य होते हैं अपने पीएम जैसे लोग, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, ये जितने भी मंत्री, सांसद उन्हें कहते हैं, एमपी कहते हैं उन्हें, ये लोग होते हैं संसद के सदस्य, है ना, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है। लेकिन महान्यायवादी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इसीलिए वो सदस्य नहीं है, लेकिन वो संसद में बनने वाली किसी समिति का सदस्य हो सकता है। इसलिए बहुत क्लियर कट रही है कि वो सदस्य मैंने किस मामले में कहा है, संसद की बनाई हुई समिति का सदस्य हाँ है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं है। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, है ना। मत देने का अधिकार उसे नहीं है, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। मत नहीं दे सकता क्योंकि संसद का सदस्य नहीं है, समिति का सदस्य है, ठीक है। परामर्शदाता है, यानी कि वो विधि के मामले में जो है जानकारी देता है, ठीक है। अब आपके पास कुछ आंकड़े होने चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? सबसे पहले अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। ये बात बहुत अच्छे ध्यान रखिए। 1950 से लेकर के 1963 तक ये लगातार रहे, और ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी हैं। इसलिए बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, सर्वाधिक कार्यकाल रहा है इनका। और आपको मालूम है, देखिए कितना वर्ष है, 13 वर्ष तक रहे भैया। और आपको मालूम है ना कि महान्यायवादी का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करते हैं। तो ये भैया राष्ट्रपति को लगा कि भैया ये तो 13 वर्षों तक काम करता रहना चाहिए, तो भाई करते रह गए। सबसे लंबे आज तक यही है दोस्तों, इनसे ज़्यादा लंबे समय तक कोई नहीं रहा है। हाँ, दूसरा जो सबसे लंबे समय तक रहे हैं वो है नीरज डे, नाम याद रख लीजिए। ये 11 वर्षों के लिए रहे हैं, है ना। सबसे ज़्यादा ये 13 वर्षों के लिए सीतलवाड़ साहब, फिर नीरज डे रहे हैं 11 वर्षों के लिए, है ना। और अभी वर्तमान में जो है वो आपको पता होना चाहिए, उनका नाम KK वेणुगोपाल, और ये याद होना चाहिए कि ये 15वें हैं, है ना। 15 साल तक नहीं रहे, ये 15वें हैं, है ना। मतलब अब तक 15 बन चुके हैं हमारे पास, ये 15वें बने हुए KK वेणुगोपाल। पहले ये थे, है ना। सबसे लंबा कार्यकाल भी सबसे पहले वाले का ही है। फिर दूसरे नंबर पे कार्यकाल आता है 11 वर्ष का, है ना, ये नीरज डे साहब का। और अभी वर्तमान का मैंने बता दिया आपको, KK वेणुगोपाल 2017 से ये अभी तक बने हुए हैं हमारे, ठीक है दोस्तों। और ये 15वें हैं। तो ये कुछ आंकड़े थे जो आपको याद होने चाहिए थे, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि महान्यायवादी जो होता है वो फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है ना, पहला सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। और ये तो खैर आपने समझ लिया कि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इनके वेतन की, कि आखिर वेतन क्या है ना। देखिए वेतन के मामले में ये है दोस्तों कि इनकी वेतन संचित निधि से जाएगी, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, है ना। और वेतन कितनी होगी ये डिसाइड करने का अधिकार राष्ट्रपति को है ना। वेतन सब तय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और सबसे बड़ी बात देखो, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों इसमें, महान्यायवादी का पद एक लोक सेवक पद नहीं होता। ये बहुत, अब मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ लोक सेवक नहीं है वो, तो क्योंकि जो व्यक्ति लोक सेवक होता है उसके खिलाफ RTI दायर हो सकता है। यानी 2005 का जो हमारा एक्ट बना हुआ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का,
इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप सरकार से जानकारी मांग सकते हैं, किसी से भी जानकारी मांग सकते हैं, है ना। क्यों मांग सकते हैं? क्योंकि वो सारे के सारे लोक सेवक हैं। लेकिन महान्यायवादी लोक सेवक नहीं है, और अगर वो लोक सेवक में नहीं आता है तो मतलब उसके खिलाफ आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई जानकारी उससे नहीं ले सकते। मतलब महान्यायवादी से राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोई जानकारी नहीं ली जा सकती। कभी कोई पूछा जाए क्यों नहीं ली जा सकती, तो आपके पास ऑप्शन होंगे, वो एक लोक सेवक नहीं है इसलिए नहीं दी जा सकती। अब आप सोचेंगे सर ठीक है चलिए जानकारी नहीं ले सकते क्योंकि लोक सेवक नहीं है। बात है सर क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब समझते हो दोस्तों, क्योंकि अब वो सरकारी है ना, क्योंकि भैया वो भारत सरकार के लिए लड़ रहा है ना, वो वकील तो भारत सरकार के लिए लड़ रहा है, भारत सरकार की पैरवी करता है विभिन्न विभिन्न न्यायालयों में अपनी टीम के साथ, सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये हो सकता है क्या सर ये कभी किसी प्राइवेट आदमी का, जैसे मान लीजिए कि आपको या मुझे कोई दिक्कत है और मैं चाहता हूँ भैया कि ये वकील जो है, जो भारत सरकार का वकील है, ये लड़े क्योंकि ये बहुत काबिल व्यक्ति हैं, है ना, ये लड़ेंगे तो चुनाव मतलब हम जीत भी सकते हैं वहाँ पर जा करके, है ना, ये गलत को गलत और सही को सही साबित कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो क्या ये ऐसा होगा? क्या इनको अलाउड है? दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे लेकिन ये बिल्कुल प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब ये सरकार के महान्यायवादी होने के बाद भी आप और हम जैसे आम लोगों के लिए भी ये न्यायालय में जाकर के चुनौती और हमारी खुद की पैरवी कर सकते हैं। हाँ, बस बशर्ते कुछ चीज़ें होंगी। पहली बात तो इन्हें भारत सरकार से ये अनुमति लेनी होगी कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए, है ना, इस आदमी के लिए, इस आदमी के लिए, है ना। और दूसरी बात इन्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये किसी भी ऐसे मामले की पैरवी नहीं कर सकते जो सरकार के खिलाफ है। मतलब मान लो कि मैं भैया सरकार के खिलाफ ही खड़ा हुआ हूँ, है ना, मैं सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, मौलिक अधिकारों का, तो मैं आर्टिकल 13 के तहत न्यायालय की शरण में गया। लेकिन मुझे लगा कि भैया बहुत अच्छी पैरवी मेरी जो महान्यायवादी हैं वो कर सकते हैं, तो क्या महान्यायवादी अब हाँ करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अब सरकार के खिलाफ ही खड़ा हुआ हूँ। हाँ, मेरा कोई और मामला है, किसी मकान मालिक, कोई भी दूसरे प्रकरण ऐसे जो सरकार से नहीं जुड़े हुए हैं या उनके खिलाफ नहीं है, तो वो मेरी मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में सरकार के खिलाफ वो नहीं पैरवी करेंगे। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब अगला है दोस्तों महाधिवक्ता, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना 2 आर्टिकल है 165 और 177, ठीक है। तो जो आपने अभी 88 में पढ़ा ना महान्यायवादी के लिए, वही सेम लिखा हुआ है 177 में महाधिवक्ता के लिए। 88 में आपने क्या पढ़ा कि भाई संसद का जो है संसद की बैठकों में भाग ले सकता है ना, उसको संबोधन कर सकता है, संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं हो सकता और मत नहीं दे सकता। सेम तरीके से दोस्तों ये जो महाधिवक्ता होता है जो राज्यों में होता है, तो राज्यों में तो विधानसभाएं होती हैं, यानी वहाँ विधानमंडल होता है, केंद्र की संसद होती है ना, राज्यों की विधानमंडल होता है। तो अब आपको क्या लगता है दोस्तों, महाधिवक्ता 177 के तहत, अगर मैं कहता हूँ कि 177 और 88 एक ही है, तो फिर क्या मतलब होगा कि 177 के तहत जो हमारा महाधिवक्ता है, बिल्कुल महान्यायवादी की तरह ही हमारा महाधिवक्ता भी विधानमंडल में बैठकों में शामिल हो सकता है, उसको संबोधित कर सकता है, लेकिन मालूम है ना आपको विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, और अगर सदस्य नहीं है तो मत भी नहीं दे सकता, है ना, मत भी नहीं दे सकेगा, वोट भी नहीं डाल सकता। हाँ, लेकिन विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। होप सो दोस्तों, मैं पूरी आशा कर रहा हूँ कि मैं जितना एम्फेसाइज कर रहा हूँ समझाने में, आप उस बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। अगर आप समझ पा रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ एक आध कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे मालूम चलता रहे कि आप मेरे पॉइंट्स को ले पा रहे हैं, है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जिस तरह से 88 था वैसे ही इनका 177 है ना। 88 महान्यायवादी के लिए था, 177 महाधिवक्ता के लिए है। अब बात करते दोस्तों 165 बिल्कुल वैसा आर्टिकल है जो अभी आपने 76 पढ़ा था महान्यायवादी के लिए। क्या लिखा था? नियुक्ति कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति। तो क्योंकि वो केंद्र का है इसलिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे थे। अब क्योंकि महाधिवक्ता क्या कहना चाहिए, राज्य का है, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। लेकिन राज्यपाल भी किसके परामर्श पर काम करते दोस्तों? आपको मालूम होना चाहिए, मंत्रिपरिषद, यानी मुख्यमंत्री वाली टीम, ठीक है। केंद्र में चलती है प्रधानमंत्री वाली टीम, तो राज्य में चलती है मुख्यमंत्री वाली टीम। तो मुख्यमंत्री जो है सलाह दे देंगे राज्यपाल को, भैया ये व्यक्ति बना दो, तो राज्यपाल बना देंगे उसे। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, है ना। ये इस तरह से काम चलता है, बहुत बढ़िया। तो अब बात यह है कि महाधिवक्ता, भाई 76 में आपने महान्यायवादी की योग्यता देखी ना, तो 165 में भी तो महाधिवक्ता की योग्यता होनी चाहिए। तो इनकी योग्यता क्या है, तो वो सुन लीजिए। इनकी योग्यता, महान्यायवादी की योग्यता में क्या लिखा हुआ था दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन महाधिवक्ता की योग्यता में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? हाई कोर्ट, है ना। इसीलिए देखो कंपेयर करते चलो, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी चीजें। तो महान्यायवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज यानी कि न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए थी। और यहाँ महाधिवक्ता बनने के लिए उसमें हाई कोर्ट में जज बनने की जो है योग्यता होनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं। तो फिर
हाई कोर्ट के जज कैसे बनते भैया, तो उसकी योग्यता मैं जब हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा तब उसमें भी देखना, लेकिन अभी बात आ गई तो यहाँ पे भी सुन लीजिए। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए फिर से भारत का नागरिक हो। और दूसरा पॉइंट देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए अपन ने क्या क्या देखा था, 5 साल वो हाई कोर्ट में तो सिर्फ जज ही रहा हो, और अगर ये नहीं है तो 10 साल तक हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करता रहा हो, वकील रहा हो, और अगर ये भी नहीं तो फिर राष्ट्रपति को लगना चाहिए कि वो जो है जानकार है बहुत अच्छा, तो हम उसे बना देंगे सुप्रीम कोर्ट का जज, है ना। और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो काबिलियत रखता है वो बन सकता है महान्यायवादी। और अभी हम पढ़ रहे हैं महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता में हमें जो योग्यता मिल रही है वो ये कही गई है कि वो हाई कोर्ट के जज यानी कि न्यायाधीश बनने की काबिलियत रखता हो। तो फिर हम पढ़ने लगे हैं अब हाई कोर्ट के कि न्यायाधीश बनने की क्या काबिलियत होती है। तो पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हो। देखो हाई कोर्ट का तो जज ही बनाना है ना, जज बनने की काबिलियत होनी चाहिए उसमें, है ना। तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, कि वो हाई कोर्ट में 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हो, यानी कि एडवोकेट रहे हो, है ना, एडवोकेट रहा हो। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, है ना। तो इस तरह से, और मान लो अगर ये भी नहीं है तो फिर वो जो हमारी सेवाएं होती है ना, सेवाएं जैसे कि इंडियन सिविल सर्विसेज हो गई, इंडियन पुलिस सर्विस हो गई, IPS हो गया, IAS हो गया, है ना, इंडियन रेलवे सर्विसेज है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है, तो इस तरह की सर्विसेज, इस तरह से एक और होती है इंडियन जस्टिस सर्विस भी होती है ना। और आपको मालूम है ना, राज्यों में भी न्यायिक सेवाएं होती हैं, है ना। जैसे कि आप पढ़ोगे राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज, RJS होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भैया हर राज्य में होता है स्टेट जुडिशरी सर्विसेज। तो ये जो है ये बंदे UPSC के थ्रू या स्टेट PSC के थ्रू एंटर करते हैं इसमें। तो ये बंदे अगर 10 साल तक जॉब कर चुके हैं तो इस तरह का बंदा भी, यानी कि जो लीगल, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, जिन्होंने ये पेपर निकाला, इंटरव्यू निकाला हो और ऐसी सेवा में हो, जिस तरह से IAS एक सेवा है उस तरह से ये न्यायिक सेवा भी एक होती है, इसके भी ऑफिसर्स होते हैं। तो अगर वो ऑफिसर 10 साल तक सेवा कर चुका है तो अगेन वो हाई कोर्ट का जो है हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लायक है, और जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की पात्रता रखता है वही बंदा महाधिवक्ता भी बन सकता है। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, फिर से देख लीजिए क्या है हाई कोर्ट के जज बनने की काबिलियत, या तो हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा है, और दूसरा अगर ऐसा नहीं तो जो हमारी राज्य की न्यायिक सेवा है उसमें वो अधिकारी रहा हो, वो भी 10 सालों तक, तो भी हम उसे हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं। और जो जो हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं वो सारे के सारे महाधिवक्ता बन सकते हैं। ये बात क्लियर हुई दोस्तों, है ना। और अब आपको ये तो मालूम ही है कि इनका कार्यकाल कैसा होगा। जिस तरह से महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत थे, उसी तरह से महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, यानी कि जब तक राज्यपाल को रहेगा तब तक ये प्रसाद, मतलब क्या कहना चाहिए, हाँ, उन्हें प्रसाद मिलता रहेगा, यानी कि वो पद पर बने रहेंगे। क्लियर है दोस्तों। और 177 तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि संसद की वो विधानमंडल की बैठकों में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है, लेकिन विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। हाँ, सदस्य होता है लेकिन विधानमंडल की बनाई हुई समिति का सदस्य होता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो वोट नहीं डाल सकता है। क्लियर होगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों, है ना। आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले लेक्चर में मिलते हैं।